नमस्कार, यूपीएससी क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के एक अत्यंत महत्वपूर्ण काल वैदिक काल पर चर्चा करेंगे। ये काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ये वही समय था जब सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारत में एक नई ग्रामीण सभ्यता का उदय हुआ और वेदों की रचना हुई। इसे हम दो मुख्य भागों में बांटकर समझेंगे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आज की चर्चा में हम इन दोनों कालों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन में आए परिवर्तनों को समझेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि वैदिक साहित्य से हमें इस युग की जानकारी कैसे मिलती है। इसमें 4 वेद शामिल हैं। ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन है और इसमें देवताओं की स्तुतियां हैं। यजुर्वेद जिसमें यज्ञ से जुड़े सूत्र हैं। सामवेद जो गायन और संगीत से संबंधित है। और अथर्ववेद जिसमें जादू टोना, चिकित्सा, दैनिक जीवन के मंत्र होते हैं। वेदों के अलावा हमारे पास ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो वेदों की व्याख्या करते हैं, आरण्यक जो दार्शनिक चिंतन है, और अंत में उपनिषद जिन्हें वेदांत यानी वेदों का अंतिम भाग कहा जाता है। आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष जैसे गूढ़ दार्शनिक विचारों को प्रस्तुत करते हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक जीवन की। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख राजनीतिक इकाई जन अर्थात कबीला थी। उस समय के राजा को राजन कहा जाता था, जो मुख्य रूप से एक कबीलाई सरदार होता था। उसका पद वंशानुगत नहीं था, यानी यह पिता से पुत्र को स्वतः नहीं मिलता था। राजा के निर्णयों पर नियंत्रण करने के लिए तो संस्थाएं, सभा और समिति कार्य करती थी। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल की ओर बढ़ते हैं तो चित्र बदल जाता है। लोहे के उपयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और धीरे धीरे जन की जगह जनपद यानी क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए। अब राजत्व वंशानुगत हो गया और राजा की शक्तियां पहले की तुलना में बहुत बढ़ गईं। यही वह समय था जब राष्ट्र की अवधारणा पहली बार प्रकट हुई। इसके साथ ही सभा और समिति जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं का प्रभाव लगभग समाप्त हो गया। सामाजिक दृष्टि से ऋग्वैदिक समाज अपेक्षाकृत समतावादी था। वर्ण व्यवस्था का अस्तित्व तो था, लेकिन एक कर्म आधारित थी, यानी व्यक्ति का वर्ण उसके कार्य और योग्यता से तय होता था, जन्म से नहीं। परिवार पितृसत्तात्मक था, लेकिन समाज में महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। वे यज्ञों में भाग ले सकती थी, सभा की बैठकों में उपस्थित हो सकती थी, और लोपामुद्रा तथा घोषा जैसी कई विदुषी स्त्रियां ऋग्वेद में उल्लेखित हैं। उत्तर वैदिक काल में समाज अधिक जटिल और स्तरीकृत हो गया। वर्ण व्यवस्था अब जन्म आधारित और कठोर बन गई, जिससे समाज 4 मुख्य वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित हो गया। इसी काल में गोत्र व्यवस्था का उदय हुआ। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई और उन्हें शिक्षा और सार्वजनिक जीवन से धीरे धीरे बाहर कर दिया गया। ऋग्वैदिक आर्यों का जीवन मुख्य रूप से पशुपालन पर आधारित था। वे अर्धघुमंतु थे और कृषि उनका गौण व्यवसाय माना जाता था। गाय को संपत्ति और विनिमय का मुख्य साधन माना जाता था, इसलिए उसे गोधन कहा गया। गायों के लिए होने वाले युद्धों को गविष्टि कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। लोहे के औजारों जिन्हें कृष्ण अयस कहा जाता था के प्रयोग से गंगा के दोआब क्षेत्र के घने जंगलों को साफ किया गया, जिससे कृषि मुख्य व्यवसाय बन गई। अब लोग स्थायी रूप से बसने लगे और धान तथा गेहूं जैसी फसलें प्रमुख बन गई। कृषि के साथ साथ व्यापार, वाणिज्य और शिल्प का भी विस्तार हुआ। ऋग्वैदिक धर्म अपेक्षाकृत सरल और प्रकृति प्रधान था। लोग प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे, जैसे इंद्र जो वर्षा और युद्ध के देवता थे, अग्नि जो मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ माने जाते थे, और वरुण जो जल तथा ब्रह्मांडीय व्यवस्था के रक्षक थे। यज्ञ इस काल में होते थे, परंतु वे जटिल नहीं थे और सामूहिक सहभागिता पर आधारित थे। उत्तर वैदिक काल में धर्म अधिक कर्मकांडीय और जटिल बन गया। यज्ञ अब दीर्घ, खर्चीले और अनुष्ठानिक हो गए, जिससे पुरोहित वर्ग यानी ब्राह्मणों की शक्ति और प्रभाव बढ़ गया। इंद्र और अग्नि जैसे देवताओं का स्थान धीरे धीरे प्रजापति, विष्णु और रुद्र जैसे नए देवताओं ने ले लिया। इस अत्यधिक कर्मकांड के विरोध में उपनिषदों का दर्शन उभरा, जिसने भारी यज्ञों के बजाय ज्ञान, कर्म, आत्मा और ब्रह्म की एकता पर जोर दिया। तो ये था वैदिक काल का एक संक्षिप्त लेकिन व्यापक अवलोकन। चलिए कुछ अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से अब आपकी समझ को परखते हैं। और कौन सा विषय रिवाइज करना चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए विजन IAS।